हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 11 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली आरबीआई ने जो उनका आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सिस्टम है उसे अब 24/7 ऑपरेशनलाइज करने का फैसला कर लिया है। आरबीआई के इस डिसीजन से भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हो जाएगा जहां आरटीजीएस सिस्टम 24/7 थ्रू आउट द ईयर काम करेंगे। इससे पहले भी आरबीआई ने एनईएफटी को 24/7 ऑपरेशनलाइज करने का फैसला किया था। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की, ऐसा करने से क्या लाभ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस जिनको सेटलमेंट पेमेंट्स करने पड़ते हैं, डेफिनेटली उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो पेमेंट आसानी से डिजिटली कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं या फिर कंसर्न इंडिविजुअल्स हैं जिनको पैसे भेजने की जरूरत है, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में सेटलमेंट्स या पेमेंट रिसीव या फिर पेमेंट सेंड कर सकते हैं। जो तीसरा बेनिफिट्स होंगे कि जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट मीन जहां शेयर्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, तो उनके ऑपरेशंस में भी इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ये जो आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट या फिर एनईएफटी सेटलमेंट या फिर आईएमपीएस जो मनी ट्रांसफर सिस्टम है, भारत में ये मोस्ट कॉमनली पेमेंट या फंड ट्रांसफर मेथड है। आप हमें ये बताइए कि एनईएफटी और आरटीजीएस ये किसका सिस्टम है। तो बेसिकली ये आरबीआई इसे ऑपरेट करता है। एनईएफटी में क्या होता है कि फंड्स जो है या फिर मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जाते हैं, जिसमें जो सेटलमेंट होता है हर 30 मिनट्स पे होता है। यानी कि इसमें यह नहीं होता कि आपने अभी तुरंत पेमेंट के रिक्वेस्ट इनिशिएट किए हैं तो डायरेक्टली दूसरे के अकाउंट में तुरंत रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, मिनिमम 30 मिनट टाइम्स तो लिए ही जाते हैं। लेकिन आरटीजीएस सिस्टम के तहत आपने अगर रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है तो वो रियल टाइम बेसिस पे, यानी कि तुरंत ही फंड्स वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और एक बात डेफिनेटली याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आरटीजीएस के तहत पेमेंट्स भेजे जाते हैं वो लार्ज वैल्यू फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि मिनिमम जो ट्रांसफर वैल्यू है ये 2 लाख है, जबकि एनईएफटी या फिर आईएमपीएस सिस्टम में बात करें तो ये मिनिमम 1 रुपये भी भेजे जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज आईएमपीएस। तो आईएमपीएस के तहत इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांसफर, यानी कि इंटरबैंक मतलब वन बैंक टू द अदर बैंक मनी भेजे जा सकते हैं। इसमें आप मोबाइल फोन से भी भेज सकते हैं। आपने गूगल पे, फोन पे ये सब यूज किया होगा। तो ये बेसिकली आईएमपीएस सिस्टम से ही ऑपरेट होता है और ये 24/7 राउंड द ईयर ऑपरेट करता है। अब बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इन तीनों में, यानी कि ये तीनों जो मनी ट्रांसफर के सिस्टम है, एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस, क्या डिफरेंसेस है। वैसे प्रीलिम्स के लिए इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। जैसे ये एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों आरबीआई का ही सिस्टम है, जबकि आईएमपीएस एनपीसीआई का सिस्टम है। आप हमें बताइए एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू एनईएफटी की बात करें तो 1 रुपया, आरटीजीएस की बात करें तो 2 लाख मिनिमम, और आईएमपीएस की बात करें तो 1 रुपया। पेमेंट ऑप्शन आप ऑनलाइन भी पैसे भेज सकते हो या फिर ऑफलाइन बैंक के माध्यम से पैसे भेज सकते हो। आईएमपीएस ओनली ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं, आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं, लेकिन आईएमपीएस में लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम एट ए टाइम आप 2 लाख ही भेज सकते हो। सेटलमेंट टाइप जैसे मैंने बताया, एनईएफटी में आवरली बेसिस, यानी कि आप तुरंत इनिशिएट करते हो तो क्रेडिट तुरंत नहीं होता। आरटीजीएस में आप अगर रिक्वेस्ट इंस्टेंट करते हो तो इंस्टेंटली मनी क्रेडिट हो जाते हैं। साथ ही साथ आईएमपीएस में भी रियल टाइम सेटलमेंट होता है। सर्विस टाइमिंग एनईएफटी 24/7 × 365 डेज ऑपरेट हो रहे हैं। फिलहाल आरटीजीएस 7 AM to 5 PM ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन 14 दिसंबर के बाद ये सेम 24/7 राउंड द क्लॉक ऑपरेट होंगे। आईएमपीएस ऑलरेडी आप जानते हैं 24/7 ऑपरेट होते हैं। क्या चार्जेस भी लगते हैं क्या? नहीं, कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस एनईएफटी में नहीं लगता।
आरटीजीएस में भी कोई चार्जेस नहीं लगते क्योंकि पहले आरबीआई ने इस चार्जेस को हटा दिए हैं। आईएमपीएस में जो चार्जेज है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप चार्ज करना चाहते हैं या नहीं, अगर करना चाहते हो तो कितना करना चाहते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स बेसिकली आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम के बारे में बेसिक न्यूज। प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप बेटर तरीके से इसे तैयारी करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूटी हो चुकी है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं। हाल ही में सेंटर ने एक कानून लाया जिसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 है उसे अमेंड किया गया। साथ ही साथ उसमें 73rd अमेंडमेंट्स जो पंचायती राज के प्रोविजंस आए थे उनके कुछ प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। जो अमेंडमेंट किया गया बेसिकली इसलिए सो दैट जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसे एक स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया जा सके। तो जो डीडीसी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अब एक न्यू यूनिट ऑफ गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले डीडीसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। डीडीसी इट विल रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को तैयार किया जाएगा या फिर स्टेब्लिश किया जाएगा एंड इट विल रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स। ये पहले जो डीडीबीज थे इसको कैबिनेट मिनिस्टर हेड किया करते थे, लेकिन अब ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है इसको या तो मतलब एमपी हेड कर सकते हैं या एमएलए या एमएलसी एज ए मेंबर्स, एंड जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे वो पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर होंगे। ये जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं या अमेंडमेंट किए गए हैं इसके तहत डीडीसी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के होंगे उसमें डीडीसी होगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और उसका जो जरिडिक्शन है वो इंटायर डिस्ट्रिक्ट पर एक्सटेंड करेगा, लेकिन म्युनिसिपल एरिया जो डिमार्केटेड है वहां पर उनका जरिडिक्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए देयर विल बी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेंगे सो दैट रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो सके। बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट एक यूनिफॉर्म तो नहीं होती, हर डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो उसके अनुसार ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग डीपीसी तैयार करेगी। डीडीसी जो है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक डिस्ट्रिक्ट से होंगे और इसको हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, विच विल बी फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। टर्म जो है डीडीसी का वो 5 साल का होगा। डीडीसी डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को तैयार भी करेंगी, उन्हें अप्रूव भी करेंगी, साथ ही साथ उन्हें एग्जीक्यूट भी करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली फ्रेंड्स कि जैसे आप पुल बना रहे हो तो पुल बनाने में जो खर्चे आएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। वो पुल कैपिटल क्यों कहलाएगा? बिकॉज उसके ही माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फैसिलिटेट होंगी और उनसे डेफिनेटली जो रेवेन्यू है स्टेट्स की वो जनरेट होगी, चाहे वो टोल टैक्स के माध्यम से हो। 5 स्टैंडिंग कमिटीज, 1 फॉर फाइनेंस, 1 फॉर डेवलपमेंट, 1 फॉर पब्लिक वर्क्स, 1 फॉर हेल्थ एंड 1 फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर, इसको भी कंस्टिट्यूट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तहत। जो बेसिकली जो प्लान तैयार की जाएंगी उनको ये कमिटीज एक प्रकार से इन कमिटीज के पास भेजा जाएगा स्टडी के लिए और इनके रिकमेंडेशंस भी प्राप्त किए जा सकेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक रिसेंट स्टडी की गई और इस स्टडी में पाया गया कि जो एरोजोल्स है, एरोसेल्स के बारे में हम जानेंगे क्या होता है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, उसके कारण जो हिमालयन फुट हिल्स है वहाँ हाई रेनफॉल के इंसिडेंट्स देखने को मिले। हिमालयन फुट हिल्स का मतलब फ्रेंड्स कि जैसे जो उत्तराखंड का रीजन है या फिर जम्मू कश्मीर का रीजन या फिर हिमाचल, वो हिमालयन स्टेट्स में आते हैं। तो ये हिमालय है, तो ये जो बेसिकली इसको हम फुट हिल्स वाले रीजन कहेंगे। हिमालय के जस्ट नीचे जो वैली होती है उन्हें फुट हिल्स कहा जाता है। तो वहाँ जो हाई रेनफॉल देखने को मिली है उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल है ना। तो द स्टडी वाज डन
by various institutes supported by Department of Science and Technology under DST, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। क्या स्टडी में फाइंडिंग्स है उसकी बात करते हैं। एरोजोल्स, सबसे पहले एरोजोल्स के ही बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली एरोजोल्स क्या है, वो पॉल्यूटेंट्स है जिसके तहत जो ये लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सस्पेंडेड रहते हैं इन्वायरमेंट में। तो ये एरोजोल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हाई प्रेसिपिटेशन इवेंट्स के लिए over the Himalayas during the monsoon season. Aerosols makes Indo-Gangetic Plain one of the most polluted region of the world. यह स्टडी में पाया गया है फ्रेंड्स। The region is associated with high aerosol loading, much of which is black carbon. तो black carbon is a component of aerosol as well as dust also constitutes aerosol. आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी एयर यानी कि मॉइस्चर लेडन एयर फुट हिल्स ऑफ द हिमालय से क्रॉस करती है तो उन्हें मजबूरन राइज होना पड़ता है, जिसके कारण कंडेंसेशन होती है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो जो एयर मासेस है यहाँ लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन की तरफ फोर्स्ड टू राइज एंड काउजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मीन्स रेनफॉल caused by mountain barriers. Particulate emissions also can alter the physical and dynamical properties of the cloud system. तो ये जो particulate emissions है यानी कि जो pollutants है, ये जो solid particles like aerosols है, ये definitely physical और dynamical property जो cloud system के है उसको भी affect करता है। अगर हम सिंपली बोले तो ये rainfall events को amplify या फिर intensify कर देता है over orographic regions downward of highly polluted urban areas. एरोजोल्स की बात मैंने कर ली फ्रेंड्स। अब एटमॉस्फेयर में ये जो पार्टिकल्स है, चाहे वो ब्लैक कार्बन हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये मोस्टली, याद रखिएगा मोस्टली नॉट ऑलवेज, लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं विच इज जनरली लेस देन 1.5 किलोमीटर ऑफ हाइट। सिंस एरोजोल सोर्सेस आर लोकेटेड ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेसेस, बिकॉज ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो उतना ज्यादा हाइट या अटेन नहीं कर पाते, इसलिए ये लो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एरोजोल्स ऐसे भी हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर तक के लेयर में पहुंच जाते हैं, स्पेसिफिकली वोल्केनिक ओरिजोल्स जो हाई ऑल्टीट्यूड लेयर्स में इजेक्ट होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी देयर इज वोल्केनिक माउंटेन्स और जो एरोजोल्स यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में इमिट कर रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूज टेम्परेचर, ऑलरेडी दे आर वार्म एंड लेस वेट। सो ये और ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड तक एक्सपेंड करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल सॉलिड पार्टिकल्स। अब बात करते हैं इन एरोजोल्स के सोर्सेस क्या है, यानी कि कहाँ से ये एरोजोल्स आते हैं। तो जैसा दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके, एक तो नेचुरल सोर्सेस हो सकते हैं, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है फ्रेंड कि ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी कि वैसे एरोजोल जो ह्यूमंस इंड्यूस कर रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो सी साल्ट विच इज जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकिंग वेव्स, मिनरल डस्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सरफेस बाय द विंड। जो डेजर्ट एरियाज में विंड इज ए डोमिनेंट एजेंट होते हैं इरोजन के, और विंड जो है वो सैंड पार्टिकल्स को कैरी ऑन करते हैं। साथ ही साथ जो वोल्केनियोज से डस्ट पार्टिकल्स या फिर पार्टिकुलेट मैटर्स इमिट होते हैं वो भी एक प्रकार से एरोजोल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल्स की बात करें तो सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेशियस एरोजोल्स ये सब फैक्ट्री से भी इमिट हो सकते हैं। जो हमारे फॉसिल फ्यूल ड्रिवेन ऑटोमोबाइल्स है वहां से भी जनरेट हो सकता है। अब इन बात करते हैं कि इन एरोजोल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में विराजमान है यानी कि मौजूद है, क्या इफेक्ट और किन किन क्षेत्र को ये प्रभावित करता है। तो ये एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन को प्रभावित करता है। कैसे? हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस हैं। अगर इन एरोजोल्स के कंपोजिशन या कंपोनेंट्स इंक्रीज करते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है वो इफेक्ट होगा। अब हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स कैन डेफिनेटली लीड टू द रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। खासकर जब विंटर होता है तो ये जो एरोजोल्स होते हैं वो लो लाइंग सरफेस यानी कि नियर ग्राउंड सरफेस पे कंडेंस हो जाते हैं, तो विजिबिलिटी को और प्रभावित करते हैं। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एयर क्वालिटी के ऊपर होती है। जब एयर क्वालिटी पे होगी तो डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होगी। तो एरोजोल्स के कारण हार्ट एंड लंग्स डैमेज हो सकते हैं।
साथ ही साथ ये एरोजोल जो कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स के लिए हैं और डेफिनेटली फिर रेनफॉल जनरेट करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट बीएसएनएल, जिन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट यानी कि विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च नहीं, बेसिकली इंट्रोड्यूस करने वाला है भारत में। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में बताएं तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कंसेप्ट है जिसके तहत लेट्स से कि आप कल्पना कीजिए कि एक आपका घर है, वहां पे जो डिवाइसेस है, लेट्स से रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिजेस, मोबाइल्स, टैबलेट्स, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपके पास एक स्मार्टफोन है। वो स्मार्टफोन आपका रिमोट की तरह काम करेगा, यानी कि आप चाहे घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, अगर लाइट ऑन रह गई है और आप बाहर चले गए तो आप वहां से ही यानी कि बाहर से ही आप लाइट्स को ऑफ कर सकते हो, टीवी को ऑफ कर सकते हो, इनफैक्ट जो गैसेस ऑन अगर है तो गैसेस को भी ऑफ कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल डिफरेंट डायमेंशन में हर क्षेत्र में किया जा सकता है। इसकी मदद से ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। तो वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज बेसिकली एन कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग एनी डिवाइस so long as it has on या on switch to the internet and other connected device। अब बात करते हैं बीएसएनएल along with Skylo Tech India यानी कि Skylo, इन्होंने सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने का प्लान किया है। इसकी मदद से जो मिलियंस ऑफ अनकनेक्टेड मशीन्स है या फिर सेंसर्स है या फिर इंडस्ट्रियल आईओटी डिवाइसेस है, उनको कनेक्टिविटी इंश्योर किया जा सकेगा पूरे देश भर में। एनबीटी आईओटी की बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए होंगे। इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि एलपीडब्ल्यू है, जिसके तहत से डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकेंगे which requires a small amount of data या फिर low speeds and long battery life। It is an efficient cost effective technology and enables deployment of IoT यानी कि Internet of Things to the masses। Important बात ये है कि एप्लीकेशन क्या होंगे। इसकी मदद से आपको कनेक्टेड सिटीज का मतलब जो भी जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट का मतलब all these areas will be connected by the internet and it can be regulated by the IoT devices। Connected agriculture, चाहे वो क्रॉप हो या एनिमल हो या सॉइल मॉनिटरिंग हो, इन सब में इनके एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंस, सो फ्रेंड्स रिमेंबर इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाल फिलहाल में स्टडी की गई बाय काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट वाटर, जिसको हम CEEW कहते हैं। इसके रिसर्च में या स्टडी में पाया गया कि भारत में जो 75% फ्रेंड्स 75% जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इट इज द हॉट स्पॉट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सबसे पहली बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का क्या मतलब है। आप हर साल फ्लड्स या ड्राउट्स की कहानियां सुनते होगे और देखते भी होगे कि भारत में बिहार, यूपी जैसे रीजन से हर साल फ्लडिंग होते हैं। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या होता है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर, दोनों में मल्टीपल ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि अगर पहले साइक्लोन 5 बार एक साल में आते थे, अब 10 बार आएंगे। इंटेंसिटी का मतलब पहले 100 सेंटीमीटर रेनफॉल करवाती थी, तो अब एक दिन में हो सकता है 200-300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल करवाती है। तो डेफिनेटली इसके नुकसान तो है ही है। तो फाइंडिंग्स की बात करते हैं। वैसे यह स्टडी पहली दफा करी गई जहां हमने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वाले हॉटस्पॉट के रीजन्स को मैप किया है पूरे देश भर में। ये आप देख सकते हो, ये पूरा मैपिंग है जिसके तहत जो ड्राउट प्रोन एरियाज आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने एरिया ड्राउट के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके तहत महाराष्ट्र है, इनफैक्ट तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु भी है। ये सब ड्राउट प्रोन एरियाज में आ रहे हैं। इनफैक्ट साइक्लोन प्रोन एरियाज की भी डिमार्केशन की गई है। तो की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो पहला फाइंडिंग्स तो फ्रेंड्स की 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट विच इज होम टू 63.8 करोड़ पीपल आर हॉट स्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड्स,
droughts, heat, cold waves. तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब मुझे पता भी नहीं और वहां फ्लड्स आ गए, या फिर मतलब सडन सडन चेंज इन वेदर और पता चला रेनफॉल हो गई, सडन चेंज इन वेदर पता चला ड्राउट की कंडीशन या हीट वेव की कंडीशन आ गई, तो इसे हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी राइज हुई है रिसेंट डिकेड्स में। साथ ही साथ जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स है उनके पैटर्न में भी शिफ्ट देखने को मिला। कैसे? जो पहले फ्लड प्रोन एरियाज होते थे वो अब ड्राउट प्रोन एरियाज बन गए, और जो पहले ड्राउट प्रोन एरियाज हुआ करते थे अब वो फ्लड प्रोन एरियाज बन गए, स्पेसिफिकली ओवर 40% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। करंट ट्रेंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट इवेंट्स, कैटास्ट्रोफिक मीन्स डिजास्ट्रस, results from a mere 0.6 degrees Celsius temperature rise in the last 100 years। बेसिकली फ्रेंड, ये इतना कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेटिक इवेंट जो हमें देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 0.6 डिग्री टेम्परेचर राइज जो पिछले 100 सालों में हुई है उसके कारण हो रही है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि आने वाले समय में जब टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री राइज होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के सेक्टर में, सोसाइटी यानी कि पीपल्स के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हो। सच फ्रीक्वेंट इज फ्लड्स इन आवर कंट्री कि अब भारत वर्ल्ड फ्लड कैपिटल बनने को तैयार है, यानी कि हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जब भारत फ्लडिंग जैसे सिचुएशन को न झेलता हो। वैसे नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग मॉनसून तो कम हुए हैं, लेकिन सिंगल डे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट ये इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण आपको फ्लडिंग देखने को मिल रही है। इंडिया के 8 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में से 6 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट जो है वो असम ही रहा है इन द लास्ट डिकेड, यानी कि असम इज वेरी प्रोन टू सच फ्लड्स। अब आप हमें बताइए असम में ये फ्लड्स क्यों आ रहे हैं या फिर बिहार में फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? इट इज बिकॉज कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और मानसून के सीजन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है उस रिवर की वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण आपको फ्लडिंग्स इन द लोअर रीजन ऑफ असम देखने को मिलते हैं। इन द 5 डिकेड हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय साइक्लोन आर ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। एक क्वेश्चन जो मेंस में भी पूछा गया था वो ये कि व्हाई मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स ईस्टर्न रीजन यानी कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द अरेबियन सी। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इट इज बिकॉज कि जो बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो बेसिकली या कंपैरेटिवली वार्मर होता है, इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स वहाँ ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लो प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। एक और कारण है फ्रेंड्स, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्या रिकमेंडेशंस दी गई है इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट रिस्क एटलस तैयार किया जाए सो डैट जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जो रीजन्स है जैसे कोस्ट हो गए या फिर अर्बन हीट स्ट्रेस जहाँ ज़्यादा आते हैं या फिर वो रीजन जहाँ वाटर स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स होने की संभावना है, उनका एक पूरा इस टाइप का मैपिंग तैयार कीजिए सो दैट डिसेंट्रलाइज एक्शंस, रीजनल प्लानिंग किया जा सके और ऐसे डिजास्टर मिटिगेशन स्टेप्स लिए जा सके सो दैट ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बचा जा सके। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप किया जाए सो दैट सिस्टमेटिक एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी अगर आती है तो मैनेज किया जा सके। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इनटू लोकल, सब नेशनल एंड नेशनल लेवल प्लान्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। बेसिकली इट इज शॉर्ट न्यूज। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल या एग्जीक्यूटिव? आपने सही सोचा फ्रेंड, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी which was established in 1993 under Protection of Human Rights Act 1993. It is a multi-member body जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 नए मेंबर्स, मतलब 4 मेंबर्स होते हैं। एनआरसी में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होता है। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का क्या मतलब हुआ? बेसिकली ये मेंबर्स ऑलरेडी किसी अन्य पद पर होते हैं लेकिन इन्हें दूसरे ऑफिस के लिए भी नियुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे, इट विल बी चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ऑलरेडी ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन है, लेकिन इनको भी
मेंबर्स बनाया जाएगा किसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इनके चेयरमैन भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इनके भी जो चेयरमैन होंगे वो एनएचआरसी के मेंबर्स होंगे। 2019 में एक चेंज किया गया जिसके तहत जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको भी मेंबर्स के रूप में शामिल किया गया है। Let's move to the next article, friends. It is about draft cabinet note on national logistic policy 2020. फ्रेंड्स आप हमें ये बताइए लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ। तो लॉजिस्टिक्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को कहते हैं जिसके तहत जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है टू द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, इसके बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े मैटर्स होते हैं जैसे पैकेजिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन, इन सब को हैंडल किया जाता है सो दैट प्रॉपर एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स हो सके, स्मूथ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स हो सके। तो इस ड्राफ्ट कैबिनेट नोट में ये बोला गया कि ये जो पॉलिसी है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को 5% तक कम करेगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जब भी प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं तो उनमें कॉस्ट आता है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हम कम कर देते हैं तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स चीपर हो सकेंगे। अगर करंट की बात करें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया 14% है। अगर हम जापान में इस लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो 11% है, यूएस में बात करें तो 9 से 10% है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो इन रीजन में ज़्यादा आने का प्रयास करेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी के साथ साथ कॉस्ट भी कम इन कंपनीज को लगेगा। इंडिया 2018 के वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाले जाते हैं 44th रैंक किया पर आया है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है। अन्य प्रपोजल्स क्या सुझाए गए हैं, स्टैंडर्डाइज फिजिकल कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज, यानी कि पैकेजिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, रैकिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा एंड नेशनल लॉजिस्टिक डैशबोर्ड भी तैयार किए जाएंगे सो दैट जो वेरियस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में विकसित किए जा रहे हैं उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके सो दैट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बेसिकली इट इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक established in 1966 में इसे रीजनल डेवलपमेंट बैंक के तौर पे ओपन किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे फ्रेंड्स इसके, जो एशिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी या पॉवर्टी देखने को मिलता है एज वेल एज इन द पैसिफिक रीजन, उनको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करवाकर रिड्यूस किया जा सके। अभी क्या न्यूज रही है इसके बारे में कि जो एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया के जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्शन को 2020-2021 के लिए 8% बताया है एज कम्पेयर टू 9% एस्टिमेटेड अर्लियर। पहले इन्होंने 9% इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था, अब ये 8% बता रहे हैं। तो जो फाइंडिंग्स रिलीज की गई वो एडीबीज के सप्लीमेंट टू इंडिया, ये सप्लीमेंट टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, यानी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ही एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट निकालती है, तो उसी का एक सप्लीमेंट है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद ये रखना है एडीबी क्या है और कौन कौन से देश इसके शेयर होल्डर्स है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। आप हमें बताइए फिलीपींस कौन से ओशियंस में लाई करता है। और जो टॉप 5 शेयर होल्डर है वो है जापान, यूएसए, दोनों का सबसे हाईएस्ट शेयर है। उसके बाद चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। एक बात यहाँ रिमेंबर करने की जरूरत है फ्रेंड्स कि जो मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये सिर्फ एशियन कंट्रीज नहीं है, ये इसमें अमेरिकन कंट्रीज भी है और यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया टॉप मोस्ट शेयर होल्डर नहीं है, ये भी याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। रिसेंटली 9 स्टेट्स ने ONORC रिफॉर्म्स अपने स्टेट में लागू करने का फैसला कर लिया है। इन स्टेट्स के नाम है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात एक्सेट्रा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो स्कीम है
इसको लाया ही इसलिए गया है कि जो बेनिफिशरीज है, स्पेशली द माइग्रेंट वर्कर, जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट्स यानी कि जो सब्सिडाइज्ड राशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, अब इस रिफॉर्म के माध्यम से वो अगर कोई भी स्टेट्स में हो तो उनको सब्सिडाइज्ड राशन का बेनिफिट अंडर पीडीएस सिस्टम मिल पाएगा। इसकी मदद से डेफिनेटली पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज थ्रू आउट द स्टेट, ये देखने को मिलेगा। इसकी मदद से डेफिनेटली जो बेनिफिशरीज की फ्रीडम है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब वो एक पीडीएस शॉप पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, वो भारत के किसी भी पीडीएस शॉप में जाके अपना क्लेम कर सकते हैं। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डेवलप की है, सो दैट जो कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी है उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सके, उनके डाटा जो भी जनरेट होंगे उनको रिकॉर्ड किया जा सके, सो दैट जो पीपल है वो रजिस्टर हो सके वैक्सीनेशन के लिए। इट विल बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैक्सीन डाटा एंड ऑल्सो इट विल फॉर्म ये एक्ट एज ए डेटाबेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो। इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीनेशन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल एंड रिपोर्ट मॉड्यूल। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि कोविन है क्या। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विच हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल्स। इस स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का? तो बेसिकली ऐसे स्कीम जिसमें स्टेट्स एज वेल एज सेंट्रल दोनों को कंट्रीब्यूट करते हैं फंड्स को किसी स्कीम को चलाने के लिए। एंड इस स्कीम की बात करें तो ये जो नीडी यानी कि जरूरतमंद एसटी स्टूडेंट्स जो क्लास 9 और क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं उनको मंथली वाइज पैसे या फिर स्कॉलरशिप देने की बात होती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत स्कीम चलाई जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो बेसिकली जो एसटी चिल्ड्रेन है उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा सके स्कॉलरशिप के मदद से, सो दैट जो ड्रॉप आउट जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं इन पुअर लोगों स्टूडेंट्स का, इनको रोका जा सके। अगर गवर्नमेंट इन पुअर लोगों को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये लोग वर्क की तरफ आकर्षित होंगे रेदर देन एजुकेशन। तो एजुकेशन प्रमोट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। साथ ही साथ एसटी चिल्ड्रेन का स्कूलिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा प्री मैट्रिक स्टेज में, और साथ ही साथ वो अच्छे एजुकेशन भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इशू ये है कि हाल ही में यह देखा गया कि हाफ द स्टेट्स जिसमें ट्राइबल डोमिनेटेड शेड्यूल 5 एरियाज के भी स्टेट्स हैं। अब ये शेड्यूल 5 एरियाज के स्टेट्स में कितने राज्य आते हैं फ्रेंड्स, आप हमें बताइए। तो इसका एक ट्रिक है। शेड्यूल 5 मीन्स आप इसको 5 into 2 कर दीजिए तो वो 10 स्टेट्स आते हैं, और जो शेड्यूल 6 है उसमें 4 स्टेट्स आते हैं जिसको मैंने MMTA के फॉर्म में याद किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि MMTA वो कौन से राज्य हैं। तो ये जो स्टेट्स है बेसिकली इन्होंने इस स्कीम्स का लाभ नहीं पहुंचाए हैं इन लोगों को, जिसके कारण जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको मंथली मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकते थे उन्हें नहीं मिल पा रही है। लास्ट आर्टिकल इज अबाउट सोन रिवर। तो क्या रिवर से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है? बिल्कुल। और हर यूपीएससी प्रीलिम्स जो ईयरली होते हैं उसमें एक नए क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम तो आ ही जाते हैं। तो जो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है नितिन गडकरी जी, उन्होंने कोइलवार ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया है सोन रिवर के ऊपर। इस रिवर की बात करें तो ये अमरकंटक प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे ओरिजिनेट होता है, और इनके मेन ट्रिब्यूटरी जो कि आपको याद रखने हैं रिहान, नॉर्थ कोय, ये गंगा की भी ट्रिब्यूटरी है। आप हमें बताइए कि ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर आपको जानना है कि कौन सी रिवर नॉर्थ बैंक कहलाती है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है, तो रिवर की जो फ्लोइंग डायरेक्शन है आप वहाँ खड़ा हो जाइए और देखिए कि वो आपके नॉर्थ के साइड से आ रही है साउथ के साइड से आ रही है।
अगर वो नॉर्थ के साइड से आ रही है तो वो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, अगर वो साउथ से आ रही है तो वो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो अगर अन्य इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये कैमूर रेंज से भी पास करती है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आपको समझ आई हो। डेफिनेटली करेंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इसे डेली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी करेंट अफेयर्स से जुड़े जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें और क्लियरिटी देखने को मिलेगी और आप क्विज भी करेक्टली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एज वेल एज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच।